हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलिनी पर। तो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में दोस्तों कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो उससे जो हमने पिछला पढ़ा था, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस तरह का था, उनका धार्मिक जीवन किस तरह का था और उनकी जो लिपि मोहर होती थी, उनकी लिपि किस तरह की होती थी, जो मोहर होती थी वो किस तरह की होती थी, जो मूर्तियाँ थी, ठीक है, मूर्ति पूजा होती थी ना सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो किस तरह मतलब किसकी पूजा करते थे वो। और हम लोग एक इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो वर्तमान में कौन से जगह पर है, वो कौन सी नदी के तट पर है और उनका क्या महत्व है, मतलब कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, कहाँ पर वो वर्तमान में है, किस नदी के तट पर है और महत्व क्या है उनका। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक और राजनीतिक जीवन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अगर जो हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। मतलब यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी और माता को ही श्रेष्ठ समझा गया है। यहाँ पर जो एक देवी के रूप में माता को ही माना जाता था और जो समाज था वो भी मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, तो देखा हमने पहले जो समाज था, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो क्या था, पूरा जो समाज था वो किस पे सेंटर्ड था, मातृ देवी, ठीक है, मातृ सत्तात्मक था। तो सामाजिक जीवन किस तरह का था, हड़प्पाई जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। और राजनीतिक जो होता था, राजनीतिक कोई स्वरूप जो है उसका उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब कोई भी राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं है इसमें, लेकिन संभवतः जो शासन चलाते थे वो वणिक समुदाय यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वणिक समुदाय द्वारा शासन चलाया जाता था। तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था और राजनीतिक स्थिति कुछ देखने को नहीं मिलती है, मतलब इसका कुछ कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो शासन चलाया जाता था वो वणिक समुदाय द्वारा चलाया जाता था। फिर जो समाज में जो मृतक होते थे, मृतकों के लिए क्या कौन कौन सी विधियां थी, पूर्ण समाधान, मतलब या तो पूर्ण समाधान होता था या आंशिक समाधान होता था या दाह संस्कार, तीनों प्रचलित थे। पूर्ण समाधान में क्या होता था कि वो क्या करते थे, जला देते थे, शव को क्या करते थे, पूर्ण रूप से पूर्णतः जला देते, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है पूर्ण समाधान। फिर होता है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता था कि वो आधा सर को आधा जलाते थे और आधा जो है ऐसे ही छोड़ देते थे खुले में, जो पशु पक्षी होते थे या कीट पतंग जो भी होते थे उन वो फिर उसका क्या करते थे, वो आधा शव जो है वो उसको लेके चले जाते थे और उसको खाते थे। फिर दाह संस्कार भी प्रचलन था। ठीक है, तो पूर्ण समाधान भी था, आंशिक समाधान भी था और दाह संस्कार भी प्रचलन में था। फिर हड़प्पा से एक कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से, कौन सा स्थान से, हड़प्पा से। बहुत सारे स्थान है ना, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, ये सब जगह है, लेकिन जो R37 कब्रिस्तान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो हमने क्या देखा कि मातृ सत्तात्मक समाज था और राजनीतिक स्वरूप का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन वणिक समुदाय द्वारा शासन चलाया जाता था। मृतकों के लिए पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे और हड़प्पा से R37 जो कब्रिस्तान है वो प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, युग्मित समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, और जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का भी आभास मिलता है। तो लोथल और युग्मित समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, जिससे कि क्या होता है, सती प्रथा के प्रचलन का भी उल्लेख मिलता है। फिर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन की अगर जो हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। मूर्ति पूजा प्रचलन था, लेकिन मूर्तियाँ जो होती थी वो स्त्री के गर्भ, एक मूर्ति मतलब इस तरह से बनाई गई है, दिखाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में कि स्त्री के गर्भ से जो है वो पौधे की उत्पत्ति हो रही है। क्या हो रहा है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, पौधे की उत्पत्ति हो रही है, किससे, स्त्री के गर्भ से। इसलिए ये हड़प्पा के लोग क्या करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे।
ठीक है। तो धरती को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। और उसमें ये दिखाया गया है कि जो स्त्री है उसके गर्भ से क्या हो रही है, उसके गर्भ से क्या हो रही है, किसी पौधे की उत्पत्ति हो रही है। और ये क्या करते थे, पृथ्वी को या धरती माता को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी भी मानते थे। तो धर्म में क्या करते थे, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। स्त्री को क्या दिखाया गया है, पौधे की उत्पत्ति हो रही है स्त्री के गर्भ से, और धरती को उर्वरता की देवी बताया गया है। वृक्ष पूजा प्रचलन में था, ठीक है, वृक्षों की पूजा होती थी। पशु पक्षियों की पूजा होती थी, ठीक है, यहाँ पे वृक्ष पूजा होती थी, पशु पक्षियों की पूजा होती थी। और स्वास्तिक चिन्ह जो है, जो स्वास्तिक चिन्ह वर्तमान में बनाया जाता है, इस तरह का स्वास्तिक चिन्ह तो आप लोगों को पता होगा ना, इस तरह का जो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रचलन है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है। किसकी देन है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी, और स्वास्तिक चिन्ह का जो प्रचलन है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। फिर मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, पशुपति शिव की एक चित्रित मुहर प्राप्त हुई है। तो पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की क्या प्राप्त हुई है, एक मुहर प्राप्त हुई है। और इसके चारों ओर जो है कौन कौन से पशु दिखाए गए हैं, हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा। हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव की मूर्ति से प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाथी था, गैंडा था, व्याघ्र था, बाघ और भैंसा। हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा जो कि पशुपति शिव के चारों ओर जो है ये विराजमान थे। फिर लोथल और कालीबंगा से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं, अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। फिर लिपि की अगर जो हम बात करें, लिपि और मुहर, मूर्तियाँ, ठीक है। लिपि जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो चित्रात्मक थी, मतलब चित्रों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता था। जो भी चीज़ें लेखन कला जो थी वो चित्रों के द्वारा ही प्रदर्शित होती थी। और जो लिपि होती थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और जैसे वैसे तो लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं, दाईं मतलब इधर से इधर की तरफ ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। लेकिन जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था, ठीक है, अगर जो ज़्यादा है जैसे कि यहाँ पे है तो एक से अधिक पंक्ति का होता था, तो पहली पंक्ति से दाईं से बाईं तथा दूसरी पंक्ति से बाईं से दाईं की तरफ लिखा जाता था। तो अगर जो एक से ज़्यादा है तो पहले तो दाईं से बाईं ऐसे लिखा जाएगा, और फिर इस तरह से लिखा जाएगा, फिर इधर से इधर की तरफ, फिर इधर से इधर की तरफ। तो इस तरह से होता है, यहाँ से स्टार्ट होके और फिर यहाँ से इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ से इस तरह से इनकी लिपि होती थी। और जो ये लिपि होती थी दाएं से बाईं तरफ लिखने वाली और फिर बाईं से दाईं तरफ लिखने वाली, इसे कहते थे बूस्ट्रोफेडन शैली। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बूस्ट्रोफेडन शैली क्या होती है। तो बूस्ट्रोफेडन शैली का मतलब होता है कि जो लिपि होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, क्या होती थी, पहले दाईं से बाईं लिखी जाती थी, फिर बाईं से दाईं लिखी जाती थी, और इस लिपि को क्या कहते हैं, बूस्ट्रोफेडन शैली कहा जाता है। फिर जो मोहरें होती थी वो वर्गाकार होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी, और मोहरों में जो सर्वाधिक संख्या में जो होता था वो एक श्रृंगी पशु की आकृति देखने को मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर है उसमें किस पशु की आकृति मिलती है, एक श्रृंगी पशु, ठीक है, एक श्रृंगी पशु की आकृति देखने को मिलती है, सेल खड़ी की बनी होती थी ये। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि एक नर्तकी की है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि एक नर्तकी की है। सिंधु घाटी सभ्यता में आग से पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं, जिनको कि क्या कहा जाता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पके हुए मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जो पके हुए मिट्टी के बर्तन होते हैं, पके हुए मिट्टी के बर्तन, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टेराकोटा। क्या बोला जाता है, टेराकोटा। पके हुए मिट्टी के बर्तनों को क्या बोला जाता है, टेराकोटा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पके हुए मिट्टी के बर्तन थे उनको क्या बोला जाता है, टेराकोटा बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं की अगर जो मैं बात करूं तो कुबड़ वाले सांड का विशेष महत्व था। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्रियों की मूर्ति की है। तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ देखी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो किसकी है, स्त्रियों की मूर्ति की है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले सिंधु घाटी सामाजिक जीवन की अगर जो हम बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें तो समाज जो है मातृसत्तात्मक था।
और जो राजनीतिक स्वरूप है वैसे तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन संभवतः ये पाया गया है कि वणिक समुदाय द्वारा यहाँ पे क्या होता था, शासन होता था। मृतकों के लिए पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। और यहाँ पे हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान जो है वो प्राप्त हुआ है। लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं और जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का भी आभास मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पे सती प्रथा भी प्रचलित थी। फिर धार्मिक जीवन की अगर जो हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति जो है, एक मूर्ति में दिखाया गया है कि स्त्री से गर्भ से क्या हो रही है, स्त्री के गर्भ से पौधे की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए जो भूमि है या धरती है उसको उर्वरता की देवी को माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। और पशुओं की मूर्ति पूजा होती थी। वृक्ष की पूजा, मतलब जो प्रकृति है ना, प्रकृति की पूजा, प्रकृति पूजक होते थे ये, प्रकृति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। जैसे वृक्ष पूजा, वृक्ष हो गया, पशु हो गया, इनकी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह का प्रचलन जो है यहीं से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। संभवतः ये माना गया है कि ये भगवान शिव की मूर्ति है और जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा जो है विराजमान है। फिर लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। फिर लिपि की अगर जो हम बात करें तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और लिपि जो है इस शैली को क्या बोलते थे, बुस्ट्रोफेडन शैली बोलते थे। मुहरें जो होती वर्गाकार होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी और सबसे ज़्यादा संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। फिर मोहनजोदड़ो से ही एक कान से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और सिंधु सभ्यता में आग से पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आग से बनी हुई मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, टेराकोटा बोला जाता है। और पशुओं में कुबड़ वाले स्थान का विशेष महत्व था। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में स्त्रियों की मूर्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं। तो ये था आपका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन किस तरह से उनका था। फिर अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पॉर्टेंट स्थल है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वो कहाँ पे है, मतलब कौन कौन से वो स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, मतलब वर्तमान में वो कहाँ पर है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस नदी के तट पर वो है, किस नदी के तट पर वो स्थित है और उनका क्या महत्व है। तो अगर जो हम बात करें, पहला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, कच्छ ज़िले में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज की अगर जो हम बात करें, ठीक है, इसमें किस नदी के तट पर है ये तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, कच्छ ज़िले में है। ठीक है, तो कच्छ में ही होगा ये, यहाँ पे कोई नदी नहीं है। और इसका जो वो है, खोज करने वाले वो थे जगपति जोशी। ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने करी है, जगपति जोशी जी ने। और उत्खनन का कार्य किसने किया है, खोज तो जगपति जोशी ने करी है, लेकिन उत्खनन किसने किया है, RS बिष्ट ने किया है 1989। क्योंकि धौलावीरा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का 40वां स्थल बन गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो खोज, उत्खनन, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कहाँ पे है ये, तो कच्छ ज़िले में है, गुजरात में। खोज जो है इसकी जगपति जोशी ने करी है और उत्खनन किया है RS बिष्ट ने। ठीक है, फिर आता है आपका बनावली। बनावली ये हरियाणा में पड़ता है, फतेहाबाद में, हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है। और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है, सरस्वती नदी के किनारे है। इसका उत्खनन किया था RS बिष्ट ने। किसने किया था, RS बिष्ट ने किया था। फिर आता है आपका सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर की अगर जो हम बात करें तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, मकरान क्षेत्र में। ठीक है, सुतका गेंडोर कहाँ पे है, पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र में ये पड़ता है। और ये सुतका गेंडोर जो है वो दास्क नदी के तट पर भी है। और अगर जब हम सुतका गेंडोर की बात करें ना, तो ये सबसे पश्चिमी स्थल भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुतका गेंडोर है, जो कि पाकिस्तान में मकरान क्षेत्र में पड़ता है, दास्क नदी के तट पर है। इसका उत्खनन जो किया था वो ऑरल स्टाइन ने किया था। फिर आता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और आलमगीरपुर की जो खोज करी है, आलमगीरपुर की जो खोज करी है वो किसने करी है, वो करी है आपके आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर है। और ये सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। इसकी खोज और उत्खनन करने का श्रेय जाता है यज्ञदत्त शर्मा को। किसको जाता है, यज्ञदत्त शर्मा को। नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर है। और इसको खोज और उत्खनन करने का श्रेय जाता है SR राव को। लोथल को किसने खोजा और किसने उत्खनन किया था, SR राव ने। फिर नेक्स्ट आता है आपका रोपड़। रोपड़ आता है आपका पंजाब में।
सतलज नदी के तट पर है। और इसकी खोज जो की थी वो की थी बीवी लाल ने। किसने करी थी? बीवी लाल ने। तो रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। और खोज किसने की थी इसकी? बीवी लाल ने करी थी। फिर आता है आपका रंगपुर। रंगपुर पड़ता है आपका अहमदाबाद गुजरात में। रंगपुर कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है और भादर नदी के तट पर है। फिर आता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, और घग्गर नदी के तट पर है। इसका उत्खनन जो किया था वो किया था बीबी लाल एवं थापर ने। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल एवं थापर ने किया था। फिर आता है आपका चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर है। और इसकी खोज जो है वो करी थी एनजी मजूमदार ने। किसने करी थी? एनजी मजूमदार ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध प्रांत के लरकाना में। सिंधु नदी के तट पर है। तो चाहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर है। और हड़प्पा कहाँ पे? रावी नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन होता है कि हड़प्पा, ये तो आता ही है एग्जाम में कि हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से लोग क्या करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से लोग हड़प्पा को क्या कर देते हैं? सिंधु नदी के तट पर कर लेते हैं। लेकिन जो हड़प्पा है आपका वो रावी नदी के तट पर है। तो चाहुंदड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। एनजी मजूमदार ने खोज करी। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना में है, सिंधु नदी के तट पर। और इसकी खोज करी है राखल दास बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने करी है और इसका उत्खनन किया है मैके ने। फिर आता है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है, रावी नदी के तट पर स्थित है ये। और सर्वप्रथम जो है 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसको हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। 1826 में सर्वप्रथम किसने? चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका अन्वेषण किया गया था। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका उल्लेख किया था, दयाराम साहनी ने क्या किया था? 1921 में इसका अन्वेषण किया था। फिर कुछ फैक्ट है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से? धौलावीरा जो कि गुजरात में है, जगपति जोशी ने खोज करी है, उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने किया है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में है, सरस्वती नदी के तट पर है, आर.एस. बिष्ट ने उत्खनन किया है। सुतका गेंडोर मकरान पाकिस्तान में है, दास नदी के तट पर है, उत्खनन ऑरल स्टाइन ने किया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, हिंडन नदी, यह गेदस शर्मा उत्खनन। लोथल अहमदाबाद गुजरात, भोगवा नदी, एस.आर. राव उत्खनन। रोपड़ पंजाब, सतलज बीबी लाल एवं थापर। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर नदी, उत्खनन बीबी लाल एवं थापर। चाहुंदड़ो सिंध प्रांत, सिंधु नदी के तट पर, खोज एनजी मजूमदार। फिर मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत लरकाना पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर, खोज राखलदास बनर्जी, उत्खनन मैके। और हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर। और चार्ल्स मिशन ने 1826 में इसकी खोज करी है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसका अन्वेषण किया गया है। फिर कुछ यहाँ पे और चीज़ें हैं, जैसे कि पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है कि किस निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिग्गट ने किसे विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पिग्गट याद करना है और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? उन्होंने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। फिर सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से ये लोग बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश है इसका सर्वप्रमुख कारण बाढ़ था। विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वां स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के 40वें स्थल के रूप में किसको शामिल किया गया? धौलावीरा को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्थल है। तो इसके सारे जो पॉइंट होंगे वो फिर इम्पॉर्टेंट होंगे कि कहाँ पे है, कच्छ जिला में है, गुजरात में है, खोज किसने करी है? जगपति जोशी जी ने करी है। और उत्खनन किसने किया है? आर.एस. बिष्ट ने किया है। खोज हुई है 1967 में और जो उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ है वो 1989 से 91 में हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी इसको सेंड करना और कमेंट भी करना। और अगर जो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।